राजस्थान की एक बड़ी सी हवेली, जिसे कुछ दिन पहले ही फूलों और लाइटों से सजाया गया था, जिसे साफ पता चल रहा था कि हाल फिलहाल ही हवेली में किसी की शादी हुई है। हालांकि इस हवेली में अनगिनत कमरे थे, जिससे किसी कमरे की आवाज दूसरे कमरे तक बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाती थी। हवेली के परिवार के सदस्य जहां पर खुशियों का माहौल चल रहा था, वहीं हवेली के पूरे टॉप फ्लोर पर बेहद सन्नाटा छाया हुआ था। इस वक्त बस किसी की लड़कियों की सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थी और वो रोते हुए अपनी जान की भीख मांग रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक शख्स उस लड़की की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, अमीर लड़के देखकर उन्हें फंसाने की कोशिश करती हैं। तभी दूसरी तरफ से वह लड़की, जिसका नाम सौम्या था, आंखों में बेतहाशा आंसू लिए, देखिए मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दे। जिस बात को सुनते ही वह शख्स आंखों में बेतहाशा गुस्सा लिए, तो तुम्हें दर्द का एहसास है? तुम जैसी 2 टके की लड़की के साथ शादी करके मेरी सारी रेपुटेशन आज मिट्टी में मिल चुकी है। सालों की जो मेरी मेहनत थी, उसमें तुमने पानी फेर दिया है। पता है क्यों? क्योंकि मैं कोई मामूली इंसान नहीं, मैं इंस्पेक्टर ध्रुव राठी हूँ, जिसके नाम से भी मुजरिम थर थर कांपते हैं। लेकिन तुम जैसी घटिया लड़की की वजह से पूरे एरिया में मेरी बदनामी हो चुकी है। ये कहते हुए ध्रुव राठी उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करता है, जिससे सौम्या दर्द से कराते हुए, देखिए जो हुआ वह सब किस्मत का खेल था, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, आप यकीन माने मेरा। सौम्या की बात सुनते ही ध्रुव आंखों में नफरत लिए, झूठ, बल्कि मैं ये कहूँ कि सब कुछ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग था। तुम चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं, इसी वजह से तुमने वह सारा खेल रचा। पता नहीं तुमने न जाने कितने लड़कों को इसी तरीके से अपने जाल में फंसाया होगा। ये कहते हुए ध्रुव राठी बेतहाशा गुस्से भरी नजरों से सौम्या की आंखों में देख रहा था। तभी सौम्या आंखें नम करते हुए, प्लीज ऐसे मत कहें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सौम्या अपनी सफाई देने की आगे कोशिश करती है। तभी ध्रुव सौम्या को दूसरी तरफ गुस्से से धकेल देता है, जिससे सौम्या दीवार के साथ जा लगती है और उसके माथे पर एक गहरी चोट आ जाती है। लेकिन ध्रुव इस बात पर ना ध्यान देते हुए सीधा कमरे के बाहर चला जाता है। इस वक्त वह बेहद गुस्से में था। ध्रुव के जाते ही सौम्या अपने आप को समेटे दीवार के साथ पीठ लगाए फूट फूट कर रोने लगती है। इस वक्त उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उससे किस जुर्म की सजा मिल रही है। तभी वह कुछ गहरी सोच में डूब जाती है और उसे वो पल याद आने लगता है जब उसकी और ध्रुव की मुलाकात हुई थी। आज से कुछ दिन पहले ध्रुव अपने दोस्तों के साथ शिमला घूमने के लिए आया था। हालांकि वह शिमला पहली बार जा रहा था। कामकाज में बिजी रहने की वजह से ध्रुव को ज्यादातर छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन आज काफी वक्त के बाद वो अपने दोस्तों के साथ शिमला घूमने के लिए गया था। तभी उन लोगों की गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। ध्रुव और उसके साथी आसपास में मैकेनिक को ढूंढते हैं, लेकिन वहां आसपास कोई भी मैकेनिक नहीं मिलता, क्योंकि शिमला का वेदर उस वक्त काफी ज्यादा खराब था, जहां पर हर जगह बर्फबारी हो रही थी। तभी ध्रुव की नजर सौम्या पर जाती है, जो हाथों में कुछ सामान लिए नजर आ रही थी। ध्रुव बिना देरी के सौम्या के पास जाता है और उससे मैकेनिक के बारे में पूछने लगता है। लेकिन तभी सौम्या बताती है कि कुछ दिन पहले ही इस जगह पर हाई अलर्ट जारी हो गया था, क्योंकि जल्द ही ये पूरी जगह बर्फ से तब्दील हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट लोगों को भी मना कर दिया था। यह बात सुनते ध्रुव बेहद हैरान था। तो अपने कामकाज में इतना बिजी होने की वजह से उसने शिमला की इस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में सुना ही नहीं था। फिर यहाँ ये मानो उसका ध्यान ही नहीं गया। ध्रुव को उस वक्त अपने दोस्तों पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन उस वक्त उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए वहां से चलने के लिए कहा। हालांकि गाड़ी खराब थी, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। इसी वजह से वो पैदल चलने लगते हैं, क्योंकि सारी रात सड़क पर रहना ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, जिसमें इंसान की जान को भी खतरा हो सकता था। वैसे भी आसपास कोई होटल नहीं था जिसमें वो लोग स्टे कर सके। इसी वजह से हार पछताकर मन उदास लिए वो पैदल वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी सौम्या पीछे से आवाज लगाते हुए, रुक जाओ, वहाँ का रास्ता बंद है, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, रास्ते भी बंद है, इसी वजह से आप वहां से नहीं जा सकते। ये बात सुनते ध्रुव बेहद परेशान था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसे वापस जाए, क्योंकि आगे तो वो लोग बढ़ नहीं सकते थे और पीछे जाने का सारे रास्ते बंद थे। उस वक्त माहौल बेहद टेंस हो चुका था। सौम्या को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन लोगों की मदद कैसे करे। तभी पीछे से सौम्या के बाबा उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं, और जब उनको इस सारी स्थिति के बारे में पता चलता है तो वो ध्रुव और उसके दोस्तों की मदद करने के लिए उन्हें अपने घर पर रहने के लिए कहते हैं। हालांकि इस बात पर ध्रुव और उसके दोस्त मना भी करते हैं, लेकिन सौम्या के बाबा की जिद की वजह से वो इस बात पर मान जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी वैसे भी उनके पास कोई रास्ता नहीं था। ध्रुव और उसके साथी सौम्या के घर पर रहने लगते हैं। हालांकि सौम्या के घर पर उसकी सौतेली माँ रहती थी, जो कि सौम्या से बेतहाशा नफरत करती थी।
लेकिन लोगों के सामने वो सौम्या को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करती थी, जिससे किसी को भी उस पर शक नहीं होता था। ध्रुव और उसके दोस्त सौम्या के घर पर कुछ दिन तक रुकते हैं, क्योंकि शिमला का माहौल उस वक्त बेहद खराब हो चुका था, जिसकी वजह से अब घर से भी निकलना बेहद मुश्किल था। दूसरी तरफ सौम्या की सौतेली माँ ध्रुव और उसके दोस्तों को देखकर समझ चुकी थी कि काफी ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। इसी वजह से उनसे बातचीत के दौरान उनके बारे में पूछने लगती है। तभी बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि ध्रुव एक पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं। और ये बात तो सच ही थी, ध्रुव के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिजनेसमैन का बेटा था, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। ध्रुव के गले की मोटी मोटी चैन को देखकर सौम्या की सौतेली माँ के दिल दिमाग में लालच छाने लगता है, और वह कैसे भी करके अपने खुद की छोटी बेटी की शादी ध्रुव के साथ करवाने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन ये आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि सौम्या की छोटी बहन आरोही सिर्फ 15 साल की थी, और इतनी कम उम्र की लड़की के साथ शादी हो पाना बेहद मुश्किल था। सौम्या की माँ कैसे भी करके ध्रुव को फंसाना चाहती थी, इसी वजह से वह हमेशा ध्रुव के इर्द गिर्द रहा करती थी। ध्रुव को अपने दोस्तों के साथ सौम्या के घर पर रहते हुए पूरे 12 दिन बीत चुके थे, और इन 12 दिन में सौम्या की माँ ने सोच लिया था कि भले ही वह अपनी बेटी की शादी ध्रुव के साथ ना करवा सके, लेकिन सौम्या की शादी वह ध्रुव के साथ वह जरूर करवाएगी। जब सौम्या विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी, तो उसके बाद वह हर रोज मजबूरी का बहाना करके सौम्या से पैसे ऐंठेगी। यूं ही करते करते वह आखिरी दिन भी नजदीक आ चुका था, जब ध्रुव अपने दोस्तों के साथ वापसी जाने के लिए निकलने वाला था। लेकिन उससे एक रात पहले ही सौम्या की माँ ने ध्रुव के खाने में नींद की दवा मिला दी थी, जिसके खाते ही पूरे 15 मिनट के बाद ध्रुव गहरी नींद में सो चुका था। हालांकि ध्रुव को एक अलग सा कमरा दिया गया था। ध्रुव के बेहोश होते ही सौम्या की माँ ने वही बेहोशी वाला खाना सौम्या को भी दिया, और फिर ये कहा कि जाकर ध्रुव के कमरे में देखे उन्हें कोई चीज की कमी तो नहीं। उस अपनी माँ के कहने पर सौम्या ध्रुव के कमरे पर चली जाती है, लेकिन जैसे वहां पर पहुंचती है तभी उसे चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाते हुए अगली सुबह सौम्या की सौतेली माँ रोना धोना स्टार्ट कर देती है, और ये कहने लगती है कि जिस शख्स को मुसाफिर समझकर घर पर रहने के लिए पनाह दी थी, उसी ने मेरी बेटी की इज्जत लूट ली। ध्रुव के दोस्त लोग भी थे, वह भी इस बात से बेहद हैरान थे। ध्रुव और सौम्या जिस हालत में बिस्तर पर बेहोश होकर लेटे थे, उससे साफ पता चल रहा था, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि इसमें किसी की सोची समझी साजिश है। रात को बेहोश होने के बाद सौम्या की माँ ने सौम्या के कपड़े जानबूझकर फाड़ दिए और शरीर पर पक्के रंग का निशान भी लगा दिया, जिससे ये पता चले कि सौम्या के साथ ज्यादती हुई है। इन सारे मामलों को देखकर ध्रुव के मानो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, लेकिन वह फिर भी बार बार यही कह रहा था कि उसने ये सब कुछ नहीं किया। लेकिन सौतेली माँ अच्छे से जानती थी कि ध्रुव इतना आसानी से ये बात बिल्कुल नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि वह एक पुलिस इंस्पेक्टर है। पुलिस इंस्पेक्टर अपना कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। इसी वजह से मौका पाकर वह नजदीकी मीडिया को बुला लेती है। मीडिया को देखकर ध्रुव और उसके दोस्त लोग बेहद हैरान थे, क्योंकि अगर ये खबर ध्रुव के खानदान और उसके पूरे परिवार को पता चली तो उसकी बहुत सारी बदनामी होगी। तभी ध्रुव हाथ जोड़ते हुए, देखिए मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ और इस वजह से मैं माफी भी चाहता हूँ। ये कहते हुए वो अपनी पॉकेट में से पैसे निकालने लगता है। लेकिन तभी सौम्या की सौतेली माँ बेटी के नाम पर रोना धोना करते हुए, आप इन पैसों से मेरी बेटी को खरीद रहे हैं। न जाने अपनी बेटी की शादी करने के लिए मैंने क्या क्या सपने देख रखे थे, लेकिन अब कौन मेरी बेटी से शादी करेगा। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोती है, जिसे आसपास के लोग भी खड़े होकर ये सारा नजारा देखने लगते हैं और सब लोग ध्रुव को बदनाम करने लगते हैं। ध्रुव बेशक एक पुलिस इंस्पेक्टर था, लेकिन इस पूरे माहौल को देखकर उसके भी माथे से पसीने छूट रहे थे, क्योंकि अगर एक लड़की एक लड़के पर इल्जाम लगाए तो उस इल्जाम को साबित करने के लिए भी कई साल लग जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़के के ऊपर लगा हुआ दाग वह बिल्कुल भी नहीं खत्म होता। और यहाँ तो बात एक पुलिस इंस्पेक्टर की थी। तभी दूसरी तरफ से मीडिया में से एक शख्स, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बदनामी ना हो तो चुपचाप इस लड़की से शादी कर लो। इस बात को सुनते ही ध्रुव और उसके दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। ध्रुव ने तो पहले इनकार किया कि आस पड़ोस के जितने भी लोग थे सभी इस चीज की डिमांड करने लगते हैं। सौम्या की सौतेली माँ बेहद चालाक और लालची औरत थी। वह कैसे भी करके अपनी बेटी की शादी ध्रुव के साथ करवाना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने मीडिया के शख्स को यह बात बोलने के लिए पैसे भी दिए थे और उसे ध्रुव को डराने के लिए भी कहा था, जिसकी वजह से हार पछता कर ध्रुव को सौम्या के साथ शादी करनी पड़ती है। लेकिन ध्रुव ने सौम्या के साथ शादी तो कर ली, लेकिन उसके बावजूद वो उससे बेतहाशा नफरत करने लगा था। वहां से आने के बाद जब ये बात परिवार वालों को पता चलती है तो वो लोग बेहद गुस्सा थे। हालांकि ध्रुव ये सारी सच्चाई उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था कि जो इल्जाम उस पर लगा है वो बहुत ही ज्यादा घटिया है, जिससे उसके परिवार की इज्जत भी जा सकती है। और उसके परिवार में ध्रुव को बेहद मानते थे।
ध्रुव की आखिरी बात ही सबके लिए फाइनल बात होती थी। ध्रुव ने सबको यही बताया कि उसे सौम्या पसंद आ चुकी थी, इसी वजह से उसने तुरंत उससे शादी कर ली। हालांकि इस बात से सब लोग नाराज भी थे, लेकिन ध्रुव परिवार का इकलौता बेटा था, इसी वजह से हार पछताकर सबने इस बात को मान लिया। इसी वजह से उन्होंने ध्रुव और सौम्या की शादी दोबारा से करवाई, ताकि सबको ध्रुव और सौम्या की शादी के बारे में मालूम पता चल सके। जहां पर सब लोग इस शादी से खुश थे, वहीं ध्रुव के साथ साथ उसकी माँ भी, मिसेस रंजना जी, इस बात से बेहद गुस्से में थी। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती सौम्या और ध्रुव की शादी हो, क्योंकि सौम्या एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उन्होंने पहले से ही ध्रुव की शादी अपने दोस्त की सहेली से करवाने के बारे में सोचा था, लेकिन अब ध्रुव की शादी एक बार फिर से सौम्या के साथ हो चुकी थी और अब सौम्या उसकी पत्नी बनकर उसके कमरे में बैठी थी और उसके आने का इंतजार करने लगी। उसे लगा था कि जो कुछ उसके साथ हुआ है, उसके बाद ध्रुव ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ही लिया होगा, लेकिन वह शायद गलतफहमी में थी। ध्रुव का इंतजार करते करते रात के अब 3 बज चुके थे और अब सौम्या की आंखों में नींद भी आने लगी थी, लेकिन उसके दिल में एक उमंग थी कि उसके पति जरूर आते होंगे। यही सोचकर वह सुबह तक अपने पति का इंतजार करती रही। दूसरी तरफ ध्रुव सारी रात घर से बाहर था, दोस्तों के साथ बार में जाकर दारू पी रहा था। इस वक्त उसे अपने आप पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका दोस्त रवि उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, सब कुछ उस लड़की की चाल है। मैं अच्छे से जानता हूँ ऐसी लड़कियां पैसे वाले लड़कों को देखकर फंसाती हैं, इसी वजह से उस लड़की ने तुझे बेहोश कर दिया होगा। ये कहकर रवि ध्रुव को भड़काने की कोशिश करने लगता है, जिसकी बात सुनकर ध्रुव धीरे धीरे एक नफरत का ज्वालामुखी फूटने लगता है। उसे भी यही लगने लगा था कि ये सब कुछ सौम्या की वजह से हुआ है और वह बियर की बोतल को पटकते हुए उस लड़की की इतनी मिजाल कि वह इंस्पेक्टर ध्रुव को धोखा दे। आज मैं इस लड़की को अच्छा सबक सिखाऊंगा, ये कहते हुए वह तेज कदम बढ़ाते हुए वहां से चला जाता है। ध्रुव के जाते ही रवि के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। वह चाहता था कि कैसे भी करके ध्रुव उस लड़की को तलाक दे और फिर जाकर वह उससे शादी करे, क्योंकि शिमला में ध्रुव के साथ रहने के बाद रवि को सौम्या पसंद आ चुकी थी। वो उसे दिल ही दिल में चाहने लगा था, जिसकी वजह से वह ध्रुव के दिल और दिमाग में नफरत का बीज बो देता है। दूसरी तरफ ध्रुव लड़खड़ाते हुए हवेली पहुंचता है। इस वक्त सब लोग बेखबर होकर सो रहे थे, क्योंकि सुबह के 5 बज रहे थे। ध्रुव आंखों में बेतहाशा नफरत लिए कमरे की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और जैसे ही कमरे में पहुंचता है, वहां पर सौम्या बेखबर होकर गहरी नींद सो रही थी। रात भर ध्रुव का इंतजार करते करते कब उसकी आंख लग चुकी उसे कुछ मालूम नहीं, लेकिन सौम्या को देखकर ध्रुव तेज दहाड़ते हुए, जल्दी से उठो। ध्रुव की आवाज सुनते सौम्या तुरंत उठकर अपना पल्लू ठीक करने लगती है। तभी वह धीमी आवाज में, आप इतनी देर लगा दिए, मैं तो आपका। इसके आगे सौम्या कुछ कहती कि तभी ध्रुव सौम्या का हाथ पकड़कर गुस्से से उसे अपने बेहद करीब कर लेता है और उसकी बाजू को झोरते हुए, बंद करो ये तमाशा और इस कमरे से जल्द बाहर निकलो। इस बात को सुनते सौम्या हैरान भरी नजरों से, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कमरा तो अब मेरा भी है ना, क्योंकि अब मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी माई फुट, तुम मेरी पत्नी नहीं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बिल्कुल भी नहीं मानता। ये शादी सिर्फ धोखे के साथ हुई है। तुम एक धोखेबाज लड़की हो जिसने मुझे फंसाया है। ये बात सुनते ही सौम्या आंखों में आंसू लिए, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बल्कि सौम्या अपनी सफाई देने के लिए इसके आगे कुछ कहती कि तभी ध्रुव सौम्या के होठों को अपने बेहद करीब करते हुए, खबरदार, अगर मुझ पर घटिया इल्जाम लगाने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो जिंदगी भर याद रखोगी। ये कहते हुए वो उसे झिझोड़ता हुआ दूसरी तरफ फेंक देता है, जिससे सौम्या लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर जा गिरती है और उसकी पीठ पर एक तेज दर्द होता है, जिससे सौम्या अपने आप को संभालते उठने की कोशिश करने वाली थी कि तभी ध्रुव, भले ही तुमने चालाकी करके मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हारा मैं असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहूंगा। फिर तुम्हें मैं इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। ये कहते हुए वह आंखों में बेतहाशा नफरत लिए तेज कदम बढ़ाते हुए वहां से चला जाता है। ध्रुव के जाते ही सौम्या अपने आप को संभालते हुए उठने की कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू आ रहे थे। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ध्रुव उसके साथ इस तरीके का सलूक करेगा। हालांकि शिमला में 12 दिन एक छत के नीचे रहने के बावजूद ध्रुव और सौम्या की काफी अच्छी दोस्ती भी बन चुकी थी। वहां पर ध्रुव उसके साथ इज्जत से बात किया करता था। शादी होने के बाद ध्रुव का ये चेहरा देखकर सौम्या बेहद हैरान थी। वह बिना देरी के अपनी सौतेली माँ को कॉल लगाती है और जब ये सारी बात बताती है तो ये बात सुनते उसकी सौतेली माँ, अरे मेरी बेटी, इतनी चिंता क्यों कर रही है? मर्द जात ऐसे ही होते हैं, इस वजह से रोना धोना बंद कर। अब तू उस घर की बहू है और ध्रुव माने या ना माने, लेकिन वह तेरा पति है। मैं मानती हूँ कि वह तुझसे नाराज है, लेकिन तू अपनी कोशिश बिल्कुल मत हारना। कैसे भी करके अपने पति और ससुराल वालों का दिल जीतना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी वहाँ पर महारानी बनकर रहे।
पूरे घर की भागदौड़ मेरी बेटी के हाथ में हो। तभी सौम्या आंखों में आंसू लिए, लेकिन माँ मैं कैसे करूँ? यह सब कल रात में ध्रुव का इंतजार करती रही, लेकिन वह सुबह कमरे में आए और जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया, इस वजह से मैं उनसे और भी ज्यादा डरने लगी हूँ। तभी सौम्या की माँ से समझाते हुए, वह गुस्सा करेगा, डांटेगा, लेकिन तुझे मारेगा नहीं। वह खुद एक पुलिस इंस्पेक्टर है, वह भी एक ईमानदार। इतना घिनौना काम वह बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसी वजह से तुम इन सब की चिंता छोड़ो और जैसा कहती हूँ वैसा करो। मैं सिर्फ 18 साल की थी, इसी वजह से उसे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि उसकी सौतेली माँ उसकी मदद नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के बारे में सोच रही है, और यह सब कुछ उसकी सौतेली माँ की वजह से हुआ है। अपनी माँ के कहने की वजह से सौम्या आंखों में आंसुओं को साफ करते हुए फ्रेश होकर किचन में चली जाती है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह उस मुस्कुराहट के पीछे काफी दर्द भी छुपा था, लेकिन वह दर्द किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि घर में उसकी सास उसके खिलाफ है, और अगर उसे ये सारी सच्चाई पता चली कि कैसे और ध्रुव और उसकी शादी हुई है, तो वह भी ध्रुव के साथ उसे इस घर से निकालने की पूरी कोशिश करेगी। इसी वजह से वह अपने दुख को किसी के साथ शेयर नहीं करती और चुपचाप किचन में जाकर एक नई बहू होने का फर्ज निभाने लगती है। कुछ देर के बाद सबकी जैसी आंख खुलती है तो सौम्या को किचन में देखकर बेहद हैरान थे। इस वक्त सौम्या ने ब्रेकफास्ट की सारी तैयारी कर ली थी। सब कुछ परफेक्ट तरीके से डाइनिंग टेबल पर लगा था। सब लोग सौम्या की तारीफें करने लगते हैं। तभी सौम्या के ससुर मिस्टर राजीव नाश्ता करते हुए, वैसे बेटी ध्रुव कहाँ है? क्या अभी तक वह नींद में उठा नहीं? क्योंकि उसे तो अभी तक ड्यूटी पर जाना होगा। मिस्टर राजवीर की बात सुनते ही सौम्या के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे कुछ मालूम नहीं था कि सुबह कमरे से निकल जाने के बाद ध्रुव कहाँ पर है। इस वक्त उसके होठों पर बस चुप्पी छाई थी। इससे पहले वे कुछ बोलती तभी पीछे से, पापा मैं यहाँ पर हूँ। यह बात सुनते ही सबकी नजर सीढ़ियों से उतर रहे ध्रुव पर जाती है, जो पुलिस की वर्दी पहने बेहद हैंडसम तो लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ ज्वालामुखी पनप रहा था, जिसे बेहद उसने मुश्किल से शांत किया था। तभी वह अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लाते हुए गुड मॉर्निंग विश करके जैसे ड्यूटी के लिए निकलने वाला था कि तभी सौम्या पीछे से आवाज लगाते हुए, आप पहले कुछ नाश्ता तो कर लीजिए। ये बात सुनते ही ध्रुव अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए इनकार करता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से राजवीर, अरे तुम्हारी बीवी सही तो कह रही है, इतने प्यार से उसने सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बनाया है, तुम्हें एक बार तो नाश्ता करना चाहिए, कम से कम थोड़ा ही खा लो। ध्रुव के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए गुस्से को कंट्रोल करते हुए चुपचाप चेयर पर जाकर बैठ जाता है, और जैसे ही नाश्ता लगता है, ध्रुव को देखते ही सौम्या के दिल में एक बेकरारी सी बढ़ने लगती है। बड़ी ही खुशी के साथ ध्रुव को वो खाना परोसने लगती है, लेकिन तभी ध्रुव फोन की तरफ देखते हुए, सॉरी पापा, लेकिन मुझे चलना पड़ेगा, एक अर्जेंट काम आ चुका है, ये कहते हुए वो सीधा चला जाता है। ध्रुव को जाते देख सौम्या की आंखें भर जाती है, लेकिन इस वक्त उसने अपने आंसू पर कंट्रोल किया था, जिसे देखते हुए राजवीर, अरे बेटी तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हारा पति एक पुलिस ऑफिसर है, जरूर उसे एक अर्जेंट काम आया होगा, इसी वजह से वो गया है। अपने ससुर की बात सुनते ही सौम्या अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल आती है। उस दिन के बाद से सौम्या ध्रुव और उसके परिवार की पूरी खातिरदारी करती है और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करती है। ससुराल वाले तो उसे बेहद खुश थे, लेकिन ध्रुव और उसकी माँ से बेहद नफरत करती थी। ध्रुव की माँ के साथ साथ रवि भी हमेशा ध्रुव को भड़काया करता था, जिसके कारण देर रात तक वह घर नहीं वापस आया करता। वह रात भर बार में ही रहता और हवेली में सब लोगों को यही लगता कि ध्रुव काम के सिलसिले से बाहर है। इसी वजह से कोई ध्रुव से कोई पूछताछ भी नहीं करते, लेकिन सौम्या अंदर ही अंदर जानती थी कि ध्रुव जानबूझकर घर वापस नहीं आ रहे। धीरे धीरे इसी तरीके से दिन बीतने लगते हैं, लेकिन ध्रुव और सौम्या के रिश्ते में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सौम्या जब भी ध्रुव से बात करने की कोशिश करती, ध्रुव हमेशा ही उसे बेइंतहाशा गुस्सा करता और उसे जलील करता। दूसरी तरफ सौम्या की सौतेली माँ चाहती थी कि सौम्या कैसे भी करके अपने पति के दिल में जगह बनाए, और अब धीरे धीरे उसे भी डर लगने लगा था कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए, ध्रुव उसे वापस डाइवोर्स देकर वापस ना भेज दे। इसी वजह से सौम्या की सौतेली माँ अपनी चालें चलने लगती है। सौम्या तो दिल से ध्रुव को अपना पति मानती थी, लेकिन ध्रुव उसे अपनी पत्नी मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एक रात अपनी सौतेली माँ के कहने पर सौम्या बेहद सुंदर साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। वह कैसे भी करके आज ध्रुव को अपना बनाना चाहती थी। इसी वजह से वह ध्रुव को कॉल लगाती है, लेकिन ध्रुव कॉल का कोई आंसर नहीं करता। इसी वजह से सौम्या जानबूझकर एक मैसेज छोड़ती है, जिसमें लिखा था कि उनके पिता की तबीयत खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से जल्द उन्हें घर आना चाहिए। हालांकि वो मैसेज ध्रुव उस वक्त नहीं पढ़ता, लेकिन जब वो मैसेज पढ़ता है तो कार की स्पीड तेज बढ़ाते हुए सीधा हवेली में दाखिल होता है। इस वक्त उसके दिलों की धड़कनें तेज बढ़ रही थी। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। हार पछताकर वह अपने पिता को आवाज लगाने लगता है, लेकिन पूरी हवेली आज खाली थी, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पूरी हवेली में सौम्या ही मौजूद थी। तभी ध्रुव सौम्या की तरफ देखते हुए, पापा कहाँ हैं? तुमने मैसेज किया कि पापा की तबीयत खराब है। तभी सौम्या, मुझे माफ कर दीजिए,
मुझे पता है कि इस मैसेज को पढ़कर आप काफी परेशान हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। पापा की तबीयत ठीक है और परिवार के सभी सदस्य शादी में गए हैं। सौम्या की इस बात को सुनते ध्रुव आंखों में बेतहाशा नफरत लिए सौम्या की बाजू को करते हुए झंझोरने लगता है और तेज दहाड़ते हुए, तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम्हारे उस मैसेज को पढ़ने के बाद मुझ पर क्या बीत रही थी? ये कहते हुए वह गुस्से से चिल्लाने लगता है। सौम्या की उस वक्त आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वह धीमी आवाज में, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं, ध्रुव प्लीज छोड़ दे। इस बात को सुनते ध्रुव सौम्या का हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ सीधा कमरे में ले जाता है और बिस्तर पर पटकते हुए एक बार फिर से ध्रुव के रिश्ते की पूरी सच्चाई दिखाने लगता है और ये बताता है कि उसका और ध्रुव का कोई रिश्ता नहीं और ना ही कभी वो उसे अपनी पत्नी मानेगा। इन सारी बातों को सोचकर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इस वक्त उसके माथे पर एक बड़ा सा जख्म हो चुका था। ध्रुव के आज जोरदार धक्के देने की वजह से उसके माथे पर गहरी चोट बन चुकी थी, लेकिन वह बगैर इस चोट पर ध्यान दिए चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। फूट फूट कर अपनी किस्मत पर रोने लगती है। उसे अपने रिश्ते को संवारने के लिए ना जाने पिछले कुछ दिनों से कितनी कोशिश की थी, लेकिन उन सब के बावजूद भी उसका और ध्रुव का रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण वह सिसकियां मार मार कर रो रही थी और कब गहरी नींद में चली गई उसे कुछ मालूम नहीं। वहां से निकलने के बाद ध्रुव अपने दोस्त के फार्म हाउस में चला जाता है, जहाँ पर उसके साथ साथ रवि भी शामिल था। उन लोगों को अपना सारा दास्ता सुनाता है। इसी वजह से वह अपनी सारी बातें शेयर कर रहा था। इस बात को सुनते रवि को भड़काने लगता है, अगर तुम उस लड़की को पसंद नहीं करते और उसे अपनी पत्नी नहीं मानना चाहते तो उसे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते। बात पर दूसरा शख्स भी हामी भरता है, लेकिन इस वक्त ध्रुव के पास कोई शब्द नहीं था। तभी कुछ देर की सोचने के बाद, मेरे पूरे खानदान में आज तक किसी का डाइवोर्स नहीं हुआ और ना ही कभी भी डाइवोर्स शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं उसे डाइवोर्स दे भी दूं तो उसके बाद भी सब परिवार वाले मुझे ही बुरा भला कहेंगे, क्योंकि इतने दिनों से उसने परिवार वालों की खूब केयर की है, जिसकी वजह से उसे डाइवोर्स दे पाना बेहद मुश्किल है। ये बात सुनते रवि अपने मन में, तुम्हें तो उसे डाइवोर्स देना ही पड़ेगा ध्रुव राठी, क्योंकि सौम्या मेरी मोहब्बत है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, वह सिर्फ मेरी है। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक जुनून सवार हो जाता है। तभी कुछ सोचते हुए, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम अपनी पत्नी पर एक घटिया आरोप लगा दो और सबको ये कह दो कि तुम्हारी पत्नी का किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात सुनते ध्रुव हैरान भरी नजरों से, लेकिन ये तो गलत है ना रवि, उसने ऐसा कुछ नहीं जुर्म किया, मैं ऐसे कैसे उसे जलील करूं। ध्रुव की बात का जवाब देते हुए रवि, तो उसने भी तुम्हारे साथ यही किया है ना, तुमसे धोखे के साथ शादी की, तो तुम क्यों नहीं कर सकते ये सब। हर वक्त एक ईमानदार इंस्पेक्टर बनकर नहीं रहना चाहिए, कभी कभी ये ईमानदारी भी बहुत भारी पड़ती है मिस्टर ध्रुव राठी। रवि की बात कहीं न कहीं ध्रुव के दिल और दिमाग में जा लग चुकी थी। ध्रुव को सारी रात नींद नहीं आती। सुबह जैसे ही वह घर पहुंचता है, सब लोग हैरान भरी नजरों से ध्रुव की तरफ देखते हैं। तभी ध्रुव, आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? कल रात को हम बहू को तुम्हारे हवाले छोड़कर गए थे, मैं तुम्हें कॉल भी किया था, तुमने हमारी कॉल का कोई आंसर नहीं किया। जब यहाँ पर आए तो बहू अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही। यह बात सुनते ध्रुव बात को नजरअंदाज करते हुए, आप खामखा उसकी चिंता करे हैं, वो किचन में होगी या फिर कोई काम करती होगी। तभी राजवीर जी गुस्से से दहाड़ते हुए, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो अपनी पत्नी को लेकर? इससे पहले ही हमने पूरी हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन हमें बहू कहीं भी नजर नहीं दिखाई दी। तुम्हारे कमरे की हल्की लाइट जल रही है, इसी वजह से हमने कमरे के दरवाजे को बार बार खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि बहू अंदर है, पता नहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। ये कहते हुए राजवीर जी ध्रुव की तरफ गहरी निगाहों से देखते हैं। तभी ध्रुव कल रात सौम्य के साथ जो झगड़ा हुआ था उसे याद आने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ कहता कि तभी राजवीर जी, तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? इस बात को सुनते ध्रुव, पापा ऐसी बात नहीं है, आप खामखा चिंता करे हैं, मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। ये कहते हुए ध्रुव बिना देरी के कमरे के बाहर जाता है और दरवाजा खटखटाना शुरू कर देता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ध्रुव तुरंत बिना देरी के दरवाजे को तोड़ने लगता है। ध्रुव एक हट्टा कट्टा पुलिस ऑफिसर था कि एक धक्के से ही दरवाजा तुरंत खुल जाता है और तभी ध्रुव की नजर बिस्तर पर बेहोश लेटी हुई सौम्या पर जाती है, जिसके माथे पर काफी गहरा घाव बन चुका था। ध्रुव सौम्या को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि सौम्या को काफी तेज बुखार आ चुका है, जिसकी वजह से वह बिना देरी के सौम्या को हॉस्पिटल ले जाता है। सौम्या की हालत देखकर परिवार के बाकी सदस्य भी हॉस्पिटल में चले जाते हैं। करीब आधे घंटे के बाद ध्रुव वार्ड के बाहर चक्कर काट रहा था, तो उसे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डर लग रहा था, कहीं सौम्या के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि सब उस पर इल्जाम लगाएंगे। और ये बात हकीकत भी थी, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य की नजर ध्रुव पर थी और वह उसे हैरान भरी नजरों से देख रहे थे, जिसे ध्रुव जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा था। करीब कुछ देर के बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर आते हैं, तभी ध्रुव, डॉक्टर सौम्या ठीक तो है ना? तभी डॉक्टर, पेशेंट को काफी तेज बुखार है और उनकी हालत भी काफी कमजोर है,
और उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जिससे साफ पता चल रहा है कि पेशेंट पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा स्ट्रेस टेंशन में है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही सब लोग बेहद हैरान रह चुके थे। तभी डॉक्टर बात को आगे बढ़ाते हुए, इसके साथ आज पेशेंट के माथे पर काफी गहरा जख्म है। ऐसा लगता है कि पेशेंट की किसी के साथ हाथापाई हुई है, या फिर यूं कहे कि उसके पति के साथ। तभी आगे बढ़ते हुए मिस्टर राजवीर जी, नहीं नहीं, मेरा बेटा तो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। प्यार करके उसने शादी की है। हम लोग तो कल रात से घर बाहर थे और मेरा बेटा तो पता नहीं बहू के साथ ऐसा क्या हो गया। ये बात सुनते ही डॉक्टर, अब तो सारी हकीकत पेशेंट ही आपको बता पाएगी, बस कुछ देर तक इंतजार करिए। जब पेशेंट को होश आता है तब हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। ये कहते हुए डॉक्टर वहां से दूसरे वार्ड में चली जाती है। इन सारी बातों को सुनकर ध्रुव को अंदर ही अंदर काफी ज्यादा बेचैनी भी हो रही थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब उस पर सवालों की बौछार होने वाली है। कुछ देर के बाद जैसे ही नर्स सौम्या के होश में आने के बारे में बताती है, तो सब लोग वार्ड के अंदर चले जाते हैं। इस वक्त परिवार के सदस्य सौम्या को घेरे हुए थे और सबकी निगाहें सौम्या पर थी। लोग जानने की कोशिश करना चाहते थे कि आखिर सौम्या के साथ ये सब कैसे हुआ। तभी राजवीर जी आगे बढ़ते हुए, बेटी तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ, ये चोट कैसे लगी। राजवीर जी की बात सुनते ही सौम्या की नजर ध्रुव पर जाती है, जो किसी शर्मिंदगी की तरह अपना चेहरा सौम्या की तरफ करते हुए चुप रहने के लिए कह रहा था। जिस बात को नोट करते सौम्या, वो एक्चुअली पापा किचन में कल काम करते करते मेरा पैर फिसल चुका था, लेकिन मैंने उस वक्त अपनी इस चोट पर ध्यान नहीं दिया और जब कमरे में गई तब तो मुझे चक्कर आने लगे थे और फिर मैं कब बेहोश हो गई मुझे कुछ मालूम नहीं। सौम्या ध्रुव की तरफ देख रही थी, जिस बात को राजवीर जी अच्छे से नोट कर पा रहे थे। इस बात पर वह ज्यादा सवाल नहीं करते, क्योंकि ये सही जगह नहीं थी इन सब बातों पर बात करने के लिए। फिर पूरे 2 घंटे के बाद सौम्या को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। हवेली आने के बाद राजवीर जी ध्रुव को अपने कमरे में बुलाते हैं। जैसे ध्रुव कमरे में जाता है तभी राजवीर जी, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर कहूंगा कि तुम्हारी वो पत्नी है और तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी का ख्याल रखना और ये देखना कि उसे यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं आ रही। ये बात सुनते ही ध्रुव, पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। तभी राजवीर जी तेज दहाड़ते हुए, बेशक तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, चोर की दाढ़ी में तिनका अच्छे से पहचान लेते हो, लेकिन तुम भी भूलो मत कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं भी इस घर में रहता हूँ, अच्छे से देखता हूँ कौन क्या करता है। जब से सौम्या इस घर में शादी करके आई है, आज तक मैंने तुम्हें कभी भी उसके साथ नाश्ता करते हुए भी नहीं देखा और ना ही प्यार से कभी बात करते हुए देखा है। इस बात को सुनते ध्रुव बेहद शांत हो जाता है। उसे पता था कि उसके पिता सच बोल रहे हैं, इसी वजह से वह शर्मिंदगी के साथ सर झुकाए था। तभी राजवीर जी ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए, बेटा तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, उसके साथ साथ तुम सौम्या के पति भी हो। तुम्हारा फर्ज है अपनी पत्नी की देखभाल करना, उसे खुश रखना। पति पत्नी का रिश्ता भगवान ने जोड़ा होता है, इसकी किस्मत में कौन लिखा होता है ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं। सबकी जोड़ियां भगवान बनाते हैं, तुम दोनों की जोड़ी भी भगवान ने ही बनाई है। इसी वजह से इसे दिल से स्वीकार करो, इस रिश्ते की इज्जत करो, क्योंकि सौम्या बहुत ही अच्छी लड़की है और अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। राजवीर जी ध्रुव को समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ सौम्या बेड से उठने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। इन पानी का जग बेड से काफी दूर था। वह जैसे उठकर आगे बढ़ने वाली थी कि तभी ध्रुव ठीक उसके आगे पानी का गिलास हाजिर कर देता है। सौम्या की नजर जैसे ऊपर की तरफ जाती है तो ध्रुव को देखकर वह बेहद हैरान रह जाती है, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करती। ध्रुव के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सौम्या से बात करे। जो कुछ उसके साथ हो रहा था वह सब कुछ उसकी वजह से हो रहा था। तभी वह दूसरी तरफ देखते हुए, कुछ देर में खाना आएगा, तुम्हें अच्छे से खाना है और बाद में दवाई भी लेनी है। ये कहते हुए जैसे ही आगे बढ़ने वाला था कि तभी सौम्या, यहाँ पर परिवार का कोई सदस्य नहीं है जो आपको ये दिखावा करना पड़े। सौम्या की बात सुनते ही ध्रुव बिना सौम्या की बात का जवाब देते हुए सीधा बाहर चला जाता है, जिसे देखते हुए सौम्या की आंख से कतरा आंसू बह जाता है। वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए, आखिर ये कब तक चलता रहेगा, आखिर आप किस दिन मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। ये कहते उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। तभी कुछ देर के बाद ध्रुव हाथों में खाने की ट्रे लिए कमरे के अंदर दाखिल होता है और उसके ठीक बगल में आकर बैठ जाता है, जिससे सौम्या के दिल दिमाग में सवाल चलने लगते हैं कि आखिर ध्रुव ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन उसके अंदर अब हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ध्रुव की कड़वी बातें उसे और भी ज्यादा तकलीफ देती थी। ध्रुव बिना सौम्या से बात किए उसे खाना खिलाने लगता है। शादी के इतने दिनों के बाद आज पहली बार ध्रुव सौम्या को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। सौम्या तो खुशी तो मिल रही थी, लेकिन एक तरफ उसे तकलीफ भी हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ध्रुव जानबूझकर परिवार के सदस्यों को दिखाने के लिए सब कर रहा है। कुछ दिन के बाद से ध्रुव का सौम्या के प्रति व्यवहार जो था अब वो बदल चुका था। रात को वो जल्दी ड्यूटी करके वापस घर आ जाया करता। हालांकि दोनों एक ही बिस्तर पर जरूर सोते थे, लेकिन दोनों के बीच में अभी भी वो पति पत्नी वाला रिश्ता बिल्कुल भी नहीं बना था। धीरे धीरे इसी तरीके से वक्त बीतने लगता है।
ध्रुव के दिल में सौम्या के लिए जितनी भी नफरत थी अब वह खत्म होने लगी थी, क्योंकि उसे भी दिल ही दिल में एहसास होने लगा था कि सौम्या दिल की काफी अच्छी लड़की है। दूसरी तरफ सौम्या की सौतेली माँ इस बात का फायदा उठाते हुए शादी में मिले उसके सारे गहने उससे मांगने लगती है। हालांकि इस बात पर सौम्या इनकार भी करती है, लेकिन तभी सौम्या की सौतेली माँ उसे ध्रुव के खिलाफ भड़काते हुए, बेटी, इतने बड़े लोगों का बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं। शादी के इतने दिनों के बाद भी आज तक ध्रुव तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो फिर आगे क्या करेगा मुझे कुछ मालूम नहीं। इसी वजह से तुम्हें अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तुम जानती हो ना, हम एक बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर कल को ध्रुव तुम्हें डाइवोर्स दे देता है तो कौन तुमसे शादी करेगा। इसी वजह से जैसा कह रही हूँ वैसा करो। अपनी सौतेली माँ के कहने पर सौम्या रात को छुप कर हवेली के पीछे जाकर अपने सारे गहने अपनी सौतेली माँ को दे देती है। हालांकि उसका ये सब करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। ये सब करना वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसी तरीके से वक्त बीतने लगता है और फिर पूरे 1 महीने के बाद ध्रुव का जन्मदिन था। ध्रुव का हर साल जन्मदिन पूरी हवेली में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी वजह से हवेली में एक शानदार पार्टी रखी गई थी, जहाँ पर ध्रुव के काफी सारे दोस्तों को शामिल भी किया गया था, जिनमें रवि भी मौजूद था। सब लोग पार्टी में ध्रुव का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा अपने बालों को कॉम्ब कर रहा था। तभी शीशे में उसकी नजर साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए सौम्या पर गई, जिसने ब्लैक कलर की बेहद सुंदर साड़ी पहनी थी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने बैकलेस ब्लाउज पहना था, जिसमें उसकी गोरी रंगत साफ झलक रही थी। ध्रुव तो कुछ देर के लिए उसे देखता ही रह गया था। तभी सौम्या अपनी साड़ी को ठीक करते हुए सीधा ध्रुव के पास आकर हो जाती है और अपने हाथों में चूड़ी पहनने लगती है। और तभी उसकी नजर आईने में जाती है, जहाँ पर ध्रुव उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। हालांकि इस वक्त दोनों के बीच में सिर्फ 1 इंच का फासला था। ध्रुव की इस तरीके की नजर को देखते सौम्या बेहद हैरान रह जाती है और वह जैसे वह आगे बढ़ने वाली थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन पलक झपकते ही ध्रुव उसे अपने बाहों में भर लेता है। कारण ध्रुव और सौम्या की होठों के बीच में सिर्फ 1 इंच का फासला था। इस वक्त दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी। तभी सौम्या अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए मदद के लिए शुक्रिया ये कहते हुए जैसे आगे बढ़ने वाली थी कि तभी ध्रुव, रुक जाओ। ध्रुव की आवाज सुनते ही सौम्या के कदम रुक जाते हैं। वह आगे बढ़ते हुए एक झटके से सौम्या का हाथ अपने हाथ में पकड़ लेता है। सौम्या हैरान भरी नजरों से देख रही थी। तभी ध्रुव, मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे रिश्ते पर बात करे, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ध्रुव की ये बात सुनते ही सौम्या चुपचाप अपना सर हाँ में हिला देती है। नीचे पार्टी में जाते ही सबकी नजर सौम्या पर गई थी, क्योंकि आज सौम्या बेहद सुंदर लग रही थी। हर कोई सौम्या की सुंदरता की तारीफें कर रहा था, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आज ध्रुव के दिल में एक जेलसी का एहसास होने लगता है। तभी पीछे से एक बैकग्राउंड रोमांटिक म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाता है। सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगते हैं। तभी ध्रुव आगे बढ़ते हुए सौम्या का हाथ पकड़ लेता है और सीधा उसे स्टेज पर ले जाता है। ध्रुव की इस बात पर सौम्या बेहद हैरान थी, लेकिन उसे कहीं न कहीं ये एहसास था कि शायद ये सब कुछ ध्रुव अपने परिवार वालों और दोस्त लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है। इसी वजह से वह ध्रुव का साथ देने लगती है। लेकिन ध्रुव इस डांस के बदले सौम्या को अपने बेहद करीब कर लेता है और इस वक्त उसकी गोरी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत किया था। इस वक्त दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक थे। दूसरी तरफ ये सारा माजरा रवि देख रहा था, जिसकी वजह से वह बलबलाने लगता है और एक के बाद एक बियर की बोतल पीने लगता है। ठीक आधे घंटे के बाद रवि पूरे नशे में चूर हो चुका था। उसकी हालत देखकर उसका दोस्त बगल में आता है और तभी वो नोट करता है कि रवि ध्रुव और सौम्या को गहरी निगाहों से देख रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि रवि को उस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा है। रवि के कंधे पर वह हाथ रखते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है। मुझे पता है कि तुम भी सौम्या की तरह एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे हो बेटा, वह हमारे नसीब में नहीं है, ये कहती हुए उसका मजाक उड़ाता है। ये सुनते ही रवि गुस्से से उस शख्स का गिरबान पकड़ते हुए, मुझे सौम्या की तरह नहीं बल्कि सौम्या ही पसंद है और वह मेरी मोहब्बत है, ये कहते हुए वह दूसरी तरफ चला जाता है। उसकी इस बात से साफ पता चल चुका था कि वह कुछ गलत कदम उठाने वाला है। इसी वजह से तुरंत ध्रुव के वो पास जाता है और सारी बात बताने लगता है। इस बात को सुनकर ध्रुव के अंदर का ज्वालामुखी फटने लगता है। सौम्या को वो अपनी पत्नी के रूप में बेशक स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी पत्नी पर आंख उठाकर भी देखे। अभी इन सब के बारे में वो सोच ही रहा था कि तभी दूसरी तरफ से रवि सौम्या के पास चला जाता है और एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास आगे बढ़ाते हुए, वैसे आज तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उसके बारे में गलत सोच रहा है और इस बात से भी बेखबर जैसे ही जूस का गिलास पीने वाली थी कि तभी पलक झपकते ही ध्रुव जानबूझकर वह गिलास उसकी ड्रेस में फेंक देता है, जिससे सौम्या की ड्रेस खराब हो जाती है। सौम्या को ध्रुव पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त उसने अपने गुस्से पर काबू पाया था। तभी ध्रुव आगे बढ़ते हुए, तुम जाकर ऊपर कपड़े चेंज कर लो और एक सिंपल सी साड़ी पहनना। ध्रुव की ये बात सुनते सौम्या को बेहद अटपटी लगती है, लेकिन वो गुस्से से पैर पटक कर सीधा कमरे में चली जाती है। ध्रुव पार्टी में सबके सामने रवि से किसी तरीके का झगड़ा नहीं करता। वह नहीं चाहता था कि पार्टी का माहौल खराब हो।
रात को जैसी पार्टी खत्म होती है तो सब लोग रवि को अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वहां जाकर ध्रुव रवि की बहुत ज्यादा हालत खराब कर देता है। इसके कारण रवि उसे गुस्से से बताता है कि शिमला में सौम्या उसे पसंद आ चुकी थी और उसने सोचा था कि वो वापस घर जाकर अपने माँ बाबा से सौम्या से शादी करने के लिए बात करेगा, लेकिन उससे पहले ध्रुव और सौम्या के साथ वह सब हो चुका और उसके बाद शादी। इस वजह से उसने ठान लिया था कि वो सौम्या को वापस हासिल करके ही रहेगा। इन सारी बातों को सुनकर ध्रुव बेहद हैरान था और वह रवि के कॉलर को पकड़ते हुए, अगर मुझे पहले मालूम पता चलता कि तुम सौम्या से शादी करना चाहते तो मैं हरगिज उससे शादी ना करता, लेकिन अब वो जब मेरी पत्नी है तो मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। ये कहते हुए ध्रुव जैसे ही आगे बढ़ने वाला था कि तभी रवि, तुम तो उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते, छोड़ क्यों नहीं देते? आखिर कब तक उसे तड़पा तड़पा कर अपने पास रखोगे? तुम कभी भी उसे एक पति का सुख नहीं दे सकते। पत्नी को चाहिए होता है और फिर देखना एक न एक दिन तुम्हारी सौम्या खुद मेरे पास चल कर आएगी, तुम उसे बिल्कुल नहीं बचा पाओगे। रवि की ये बात सुनते ही कहीं ना कहीं ध्रुव की मर्दानगी को ललकार रही थी। ध्रुव अच्छे से समझ पा रहा था कि रवि उससे क्या कहना चाह रहा है। बिना रवि की बात का जवाब देते हुए चुपचाप घर वापस आ जाता है और जब उसकी नजर बिस्तर पर लेटी हुई सौम्या पर जाती है जो किसी बेखबरी की तरह गहरी नींद सो रही थी। इस वक्त उसके कपड़े कमर से ऊपर थे जिससे उसका साफ पेट झलक रहा था, जिससे कहीं ना कहीं ध्रुव के जज्बात जागने लगे थे। लेकिन उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने जज्बातों को कंट्रोल किया था और वह शर्ट के बटन खोलते हुए सीधा सौम्या के बगल में आकर लेट जाता है। तभी वो अपने मन में, आखिर मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, ये मेरी पत्नी है और इस पर मैं पूरा पूरा हक रखता हूँ। ये कहते हुए वह सौम्या के पेट पर अपनी उंगलियां चलाने लगता है जिससे सौम्या नींद में ही बेचैन होने लगती है। तभी ध्रुव अपनी शर्ट उतार कर ठीक सौम्या के बगल में आकर लेटता है। सौम्या के गुलाबी होठों पर वो अपने होठ सटाने लगता है। सौम्या की जैसे आंख खुलती है तो अपने सामने ध्रुव को देखकर वह बेहद हैरान थी। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज की रात ध्रुव उसके साथ ये सब करेगा। वह अपने आप को ध्रुव से छुड़ाने लगती है। तभी वह अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और उसके कान में, क्या हुआ, क्या मेरे नजदीक आना तुम्हें पसंद नहीं? अगर पसंद नहीं तो बोलो, मैं अभी तुमसे दूर हो जाऊंगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। मैं तो पहले से ही काफी वक्त से इस पल का इंतजार कर रही थी। इसी वजह से वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और शर्मिंदगी के साथ अपनी आंखें झुका लेती है। उस बात का मतलब समझते हुए ध्रुव धीरे धीरे अपने होठ सौम्या की गर्दन पर लगाना शुरू कर देता है और बड़े ही पैशनेट तरीके से उसके पूरे जिस्म पर अपनी मोहब्बतों की बारिश बरसाने लगता है। हालांकि सौम्या ध्रुव के भारी भरकम वजूद को झेल नहीं पाती है, लेकिन ध्रुव एक हट्टा कट्टा नौजवान शख्स था, ऊपर से एक पुलिस इंस्पेक्टर था। ऐसे अपनी ताकत लगाता है कि तभी उसकी मसले फूलने लगती हैं, जिससे सौम्या की दर्द भरी आह की आवाज निकल रही थी। उस आवाज को सुनते ध्रुव अपनी रफ्तार कम कर देता है। इसी तरीके से आज इतने महीने के बाद ध्रुव और सौम्या एक हो चुके थे। सुबह की पहली किरण पड़ते ही ध्रुव की आंख खुलती है और उसे कल रात सौम्या के बीच में जो हुआ था वह सब कुछ याद आने लगता है, जिसे सोचते उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। तभी उसकी निगाह बिस्तर पर लेटी हुई सौम्या पर जाती है जो उसके बाजुओं पर सर रखकर बेखबर होकर सो रही थी। ध्रुव सौम्या के माथे पर हल्की सी किस करता है जिससे सौम्या की आंख खुलती है और वो बेहद सवालिया नजरों से, कल आपको क्या हुआ था? आप इसके सौम्या कुछ कहती कि तभी ध्रुव बात को काटते हुए, कुछ नहीं, बस मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत ज्यादा गलत था, इसी वजह से मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, आज के बाद से मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा, पत्नी के सारे दर्जे दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। अचानक ये सब कुछ बदलता हुआ देख सौम्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा भी नहीं था कि वो दिन भी आएगा जब ध्रुव खुद उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और एक पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। ध्रुव और सौम्या के एक हो जाने के बाद सौम्या की सौतेली माँ एक बार फिर से सौम्या से पैसों की डिमांड करती है, लेकिन इस बार सौम्या अपनी सौतेली माँ की कोई बात नहीं सुनती क्योंकि उसे पता था कि बड़ी मुश्किल के बाद वो और उसका रिश्ता ठीक हुआ है। अगर ध्रुव को कभी भी यह भनक पड़ गई कि वो उसकी पीठ पीछे अपनी माँ को पैसे भेजती है तो एक बार फिर से उसके रिश्ते में सवाल उठेंगे जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसी वजह से सौम्या की सौतेली माँ गुस्से से सौम्या को सारी हकीकत बता देती है कि उसने सिर्फ उसका इस्तेमाल करने के लिए उसकी शादी ध्रुव राठी से करवाई थी ताकि वह चुपके से पैसे भेजे। इस बात को सुनते ही सौम्या बेहद गुस्से में आ जाती है और अपनी सौतेली माँ से सारे रिश्ते नाते खत्म कर लेती है। ध्रुव और सौम्या के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वह सारी की सारी खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से दोनों खुशी खुशी के साथ एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।